हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊं इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ बातों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे समझ में आएगा एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। देखिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वो कोई ना कोई रिसर्च होती है। रिसर्च के ऊपर जैसे रिसर्च बोल लीजिए, या फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है रीजन, तीसरा होता है उसके पीछे फिर एप्लीकेशन। जैसे एप्पल की बात करते हैं तो नीचे गिर रहा है, न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान दिया कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, रीजन था। दूसरी बात उसके पीछे फिर उन्होंने क्या किया, ये तो इसके पीछे का उन्होंने बोला कि भाई ये उन्होंने देखा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है तो इसको ऑब्जर्व किया। पहली चीज ऑब्जर्वेशन होती है। दूसरा उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया ग्रेविटी। तीसरी बात उसकी एप्लीकेशन। आज हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के एप्लीकेशंस की बात करें तो सैटेलाइट वगैरह जो रिवॉल्व करते हैं वो उसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब होता है आप सामने से कोई चीज दिख रहे हैं, अगर उसमें आपको कुछ आप नया ढूंढ के लेके आते हैं तो उसको आप रिसर्च बोलते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि आपको मैंने एक वायर दी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एक वायर यहाँ लगवा दी, एक वायर मैंने आपके पास यहाँ लगा दी है, एक वायर मैंने आपके लिए यहाँ लगा दी है और एक वायर मैंने आपके पास यहाँ लगा दी है, ठीक है। और एक बैटरी को इधर कनेक्ट कर दिया और इस ब्रांच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। और थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो उसको सीधा कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपके हाथ में, आपको बनाना है इसको। आर्ट मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी थी मतलब मुझे याद है बीबी हाई स्कूल में जब था रिजल्ट आने वाला था तो मुझे लगता था कहीं फेल ना हो जाऊँ। फेल किसमें? आर्ट में। इतनी अच्छी आर्ट है मेरी, मुझे इतना टेंशन था। सबसे पहले मैंने किसी ने किसी के मार्क्स देखूंगे, किसी ने किसी के देखूंगे, मैंने सबसे पहले मार्क्स ड्राइंग के देखे। मुझे टेंशन थी कि फेल ना हो जाऊँ किसी वजह से ड्राइंग। और सोचो कितनी बड़ी नाक कटती कि भाई अच्छा खासा स्टूडेंट है, पढ़ने में बाकी सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स आ रखे हैं और डर किस में था? ड्राइंग में। तो इसलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, ये बार बार समस्याएं मेरे साथ आते रहती हैं, थोड़ा सा कभी ये टेढ़े बेढ़े बन जाते हैं। चलिए, व्हीटस्टोन कुछ बच्चों ने अगर पढ़ा होगा स्कूल में क्लास में तो कह रहे होंगे सर ने तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले मैं, मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब चाहिए। आप भी सोचो और उसका जवाब अगर आप पहले दे देते तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कि लाइफ टाइम याद रहेगा। एक बार पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर याद रहना है। ऐसा नहीं कि फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसको। आप ऐसा सोचिए, आपके पास ऐसे हथेली पे या ऐसे करके मान लीजिए अपने बोर्ड लिया, उस बोर्ड पे आपने इस तरीके के कनेक्शन करके 4 तार जोड़ दिए, ये वाला यहाँ यहाँ और यहाँ, एक इसमें से गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सिंपल देखना है, एक वायर ऐसे रख दी, एक वायर ऐसे, एक इधर और एक बीच में डाल दिया, ठीक है। और उनके साथ एक बैटरी लगा दिया आपने, ठीक है। तो अब आपसे मैं बोलूंगा, आप अगर इसको, आपके पास टेस्टर है करंट टेस्ट करने वाला, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपने बैटरी लगाई तो इस ब्रांच में करंट होगा, इसमें भी करंट होगा, इसमें भी करंट होगा, इसमें भी होगा। इन जनरल केस में अगर आप देखोगे तो इसमें भी करंट होगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इन सब में करंट होगा तो कौन सी बड़ी बात कह दी? कोई बड़ी बात नहीं है कि सब में करंट होगा, क्योंकि हमने सिंपल सा पढ़ लगा कि अगर हमें बैटरी से 4 5 6 रास्ते बनाते हो, वायर को जोड़ देता है तो हर ब्रांच में करंट होगा। और अगर मैं यहाँ भी बोल देता हूँ कि हर ब्रांच में करंट होगा तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा और तुम भी कहोगे हाँ ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा कह देता है कि जाओ, मैंने कह दिया इस वायर को छू लो, जीभ लगा के छू लो, चाहे करंट नहीं लगेगा, तो भाई वो बड़ी बात कह रहा है। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, बड़ी बात वो कह रहा है जो कह रहा है कि इसको जाके टच कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। तो ऐसा बोलने वाला था व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ने क्या बोला? देखिए, रिसर्च कैसे मैं बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी रिसर्च कर दी। देखो उन्होंने खेलते खेलते, मजाक मजाक में, खेलते खेलते से मेरा मतलब है, देखो इन सर्किट के साथ हम खेल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, आप इसको छुओगे करंट लगेगा, इसको छुओगे इसको लगेगा, इसको छुओगे करंट लगेगा। व्हीटस्टोन ने बोला है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब बच्चे सोचते हैं P/Q क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो कोई P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे S है। तो व्हीटस्टोन बोलते हैं कि अगर P/Q इज इक्वल टू R/S, तो उस केस में मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हैं, आप इस वायर को जीभ से टच कर लो, आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये रिसर्च है। मैंने क्या कहा, करंट होगा क्या था? तो नॉर्मल सी बात है, तुम कहोगे, मैं कहूंगा, एक सारे लोग ऐसा ही बोलेंगे कि करंट होगा।
लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या बोला है कि अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखे हैं, इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट मेजर करना, और अगर करंट ही नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन में हम 4 रजिस्टर्स को लगाते हैं और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहले तो ऐसे करके रजिस्टर्स को लगाना व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगा इफ P upon Q is equal to R upon S, and in the balanced condition of Wheatstone bridge there will be no current through the galvanometer. गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ये किन्होंने बोला? व्हीटस्टोन ने बोला। ठीक है, आपको एग्जाम में आता है इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, उससे हम लोग अभी कर लेंगे। अब आप ऐसा सोचेंगे, फिर देखो मैंने क्या किया भाई, व्हीटस्टोन ने ऑब्जर्व किया। पहले मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन होता है, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि इस ब्रांच में तो करंट लगने वाला नहीं है। अब तुमने कहा करंट नहीं लग रहा, तो भाई रीजन ढूंढोगे, रीजन क्या है, वजह क्या है उसकी, भाई करंट नहीं लग रहा। तो तुमने कहा ऐसी कौन सी माता आ गई इस ब्रांच में, ऐसी कौन सी सुपर पावर आ गई कि ये ब्रांच कह रही है करंट में तुझे अपने में से पास नहीं होने दूंगी और मुझ में करंट नहीं लगेगा। तो अब मुझे उसको ढूंढना है, उस वजह को ढूंढना है जिस वजह की वजह से इस पे करंट नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, अब हमें उस रीजन को ढूंढना है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट नहीं लग रहा है। आप जो बच्चे पहले से फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं और जिन्होंने बेसिक पढ़ा हुआ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना। अगर कोई बच्चा बिल्कुल टॉपिक ढूंढते हुए, व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढते हुए इसको देख रहा है तो उसको डिफिकल्टी होगी। जो प्रीवियसली देखते हुए आ रहा है, एक ही टीचर को फॉलो कर रहा है, तो उसको मजा आएगा। देखिए कैसे, जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया हुआ था तो बोला था कि अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। द फ्लो ऑफ चार्जेस exist only if there is potential difference. If there is no potential difference, current will not flow. Like water flows from higher point to lower point. ऊंचे से नीचे में पानी फ्लो करता है, तो वैसे ही आपका क्या होता है, सर्किट के अंदर चार्ज का फ्लो भी तब होगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपके पास सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। मींस अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो करने वाला नहीं है ए से बी में। तो जब आप P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S की बात करते हैं तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इनके पोटेंशियल सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का, सपोज मैंने इनको नेम दे दिया A B C D, तो जो पोटेंशियल B पे होता है और जो पोटेंशियल D पे होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इस कंडीशन में तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब हो गया कि इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो करने वाला नहीं है, और इसमें लगा हुआ गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और उसके लिए हम लोग नल पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि व्हीटस्टोन ने किस चीज को डिस्कवर किया है। तो मैंने बोला था सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम रखते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S के हिसाब से यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। रीजन क्या बता रहे हैं कि भाई बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस में आप यहाँ पे और यहाँ पे आपका पोटेंशियल सेम होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 और कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तीसरी चीज भाई, मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं व्हीटस्टोन को, क्या मैं कोई खेलने तो आया नहीं कि जीप टच करके देखूंगा करंट लग रहा है नहीं लग रहा है करके। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो व्हीटस्टोन एप्लीकेशन देना चाह रहे होंगे। तो जो बच्चा इतना सोचते हुए पढ़ना शुरू कर देगा तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक आपका मीटर ब्रिज में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मीटर ब्रिज में क्या करने वाला है, मीटर ब्रिज में अब यही तो करेंगे क्या, मीटर ब्रिज में मीटर ब्रिज, तो वहां पे जो ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो इसका जो एप्लीकेशन है, अगर मुझे P, Q, R और S 4 रेजिस्टेंसेज हैं, उसमें से मान लो P, Q और R पता है, S नहीं पता है, बाजार से खरीद के लाया, बाजार वाले ने कहा 5 ओम का रजिस्टर है, मैंने कहा अच्छा चेक करते हैं इसको 5 ओम का है या नहीं है। ठीक है, मैंने 3 रजिस्टर उठाए, P, Q, R यहाँ लगाए और इधर S लगा दिया।
अब मुझे चेक करना है कि भाई ये है कितने ओम का है एग्जैक्टली, या मान लो मुझे ऐसे रोड पे बड़ा हुआ मिल गया, मैंने कहा कितने ओम का, चलो रजिस्टर है चेक करते हैं। तो मैंने क्या करना है, इनको लगाना है और यहाँ पे PQRS को मुझे बार बार चेंज करते हुए बैलेंस करते रहना है। जैसे ही मुझे नल पॉइंट मिल गया, मतलब हर कंडीशन में यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ये चमत्कारी पॉइंट तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन में मिलने वाला है, जब P/Q किसके इक्वल होगा, R/S के। तो आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट में जाओगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर्स को लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट ढूंढते हैं कि आप उस कंडीशन को अचीव करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट जीरो हो। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होगा तो आप बोलोगे अरे ये तो कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, नल पॉइंट की कंडीशन आ गई। और नल पॉइंट की कंडीशन क्या थी, नल पॉइंट की कंडीशन थी कि P/Q इज इक्वल टू R/S, और P, Q और R तो घर में रखे हुए थे, S रोड में मिला था। तो इनको अगर मुझे तीन नोन है तो चौथा मेरे पास जो अननोन है मैं उसको भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हम बोलते हैं इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। तो आपने देखा, अब आप अगर नोट्स बनाना स्टार्ट करते तो आप लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, और दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना, in the Wheatstone bridge 4 resistors P, Q, R and S are placed in the 4 arms of a quadrilateral A, B, C, D as shown in the figure, and in the diagonal arm a sensitive galvanometer G is connected। ठीक है, फिर इस तरीके से लिखना, between points A and C a battery of EMF, इसके बैटरी का EMF E डिफाइन कर देते हैं, बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड। कुछ ज्यादा ही मन करेगा तो इधर की वगैरह भी लगा देना स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ना, ये की हो गया, इसको अब एक की भी लगा देते हैं तो ठीक हो गया। अब इस तरीके से आपने लगाना है इसको, ये बना दिया। अब इसमें से भाई हमें, फिर आप इसको नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन when the bridge is balanced there will be no current through the galvanometer, that is the current through the galvanometer will be zero. If current through the galvanometer is Ig, then Ig is equal to zero। आप पूरा नोट्स बना सकते हैं जैसे बोल रहा हूँ, Ig will be zero and in the balance condition P/Q is equal to R/S। तो आपने इस तरीके से लिख दिया कि डिवाइस जो है रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आती है, क्वाड्रिलेटर की इस फॉर्म में लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बैटरी से लगा रखा है। इसके अलावा आपने बोला कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, और बैलेंस कंडीशन में P/Q किसके इक्वल हो जाएगा, आपका R/S के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक के टॉपिक हमारे पास हो गए। अब अगर मुझे बोला जाए कि भाई इस कंडीशन को मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन। ये जो बैलेंस्ड कंडीशन है इसके डेरिवेशन को मुझे ड्राइव करना है। तो इसके डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूंगा कि भाई इसका डेरिवेशन आपने करना है तो आपने अगर प्रीवियसली किरचॉफ्स लॉ वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है या उसको देखा नहीं था उसका वीडियो, तो आप उसको एक बार देख लें। सपोज यहां से करंट I आ रहा है, ठीक है, इस वाले ब्रांच में आपका कितना चला जाता है, सपोज I1, तो I आया, इधर चला गया I1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये I है, ये I1 है, तो ये कितना होगा I माइनस I1। अब इस तरीके से कंसीडर कर लो कि यहाँ से 10 आया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा कितना 8 एम्पियर, वो इस ब्रांच में फ्लो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से सपोज इस I1 में से इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ Ig चला जाता है। अब मुझे बैलेंस कंडीशन लानी है ना, मैं पहले से जो मान के चलूंगा कि यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो यहाँ Ig हो गया, तो ये I1 में से इधर Ig चला गया, तो बच्चों इधर कितना बचेगा I1 माइनस Ig करंट। अब इधर देखिए Ig आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, और इधर एक ही रास्ता आपके पास इधर को बचा हुआ है। ठीक है, तो इस रास्ते में कितना करंट जाएगा, तो फिर लॉ के हिसाब से क्या था, आपके पास ये दो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और यहाँ से एक रास्ता जाने का, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी कि I माइनस I1 प्लस Ig। ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, लूप बनाने हैं, 2 लूप कंसीडर कर लीजिए।
उन दो लूपों के बाद दो इक्वेशंस आएंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं इन क्लोज लूप ए बी डी ए, क्लोज लूप ए बी डी ए के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर हम लगाते हैं कौन सा, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑब्लिक, आप चाहें तो इसको लूप लॉ भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, आपको मैंने बताया था, अब आपने जिस डायरेक्शन में लिया हुआ है, आपने क्या ले लिया, ए बी डी ए, आप इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो जो आपकी डायरेक्शन में वो आपका दोस्त है उसको प्लस लेना है, जो आपको क्या अपोजिट है उसको माइनस। आप ए से बी जाते हैं तो करंट आपकी डायरेक्शन को फॉलो करती है, तो अच्छी है I1 P। फिर आप कहाँ जा रहे हैं, बी से डी की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला करंट भी आपको फॉलो कर रहा है, तो पॉजिटिव होगा IG इंटू जी, ठीक है, प्लस। अब आप आ रहे हैं डी से ए की तरफ, करंट आपका अपोज कर रहा है, तो इसकी हिम्मत कैसे है, तो इसको क्या करोगे आप, माइनस I-1 इंटू आर। क्या इसमें कोई बैटरी लगी है, आंसर है नहीं, तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर होता है, तो बैटरी कुछ लगी हुई वहां पे नहीं है, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और बढ़िया करके लिखने का मन है तो इसको लिख सकते हो I1P प्लस IG इंटू जी माइनस IR, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस I1 R इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने I1 कॉमन ले लेना है तो P प्लस R आ जाएगा, और ये वाला रिलेशन हो जाएगा आपका प्लस IG इंटू जी माइनस IR इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 कर दिया। ये कौन सी वाली लूप में से आई आपकी, अगर हम बात कर रहे हैं इस लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं। तो अगला लूप हम लोग बी सी डी बी ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप यहाँ पे देख लो, आपने इसको नोट कर, आप स्क्रीनशॉट ले, बी सी डी बी में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है बी सी डी बी में, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, बस याद रखने के लिए इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आई क्या रखा है, पी प्लस आर प्लस आई जी इंटू जी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसका यूज होगा। तो अब हम लोग किरचॉफ का कौन सा लॉ लगा रहे हैं, सेकंड लॉ। तो वो क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो I माइनस I1, आप इस रास्ते जा रहे हैं, ये आपको फॉलो कर रहा है, तो प्लस आएगा I1 माइनस IG इंटू आपके पास क्या हो गया Q, ठीक है, प्लस अब आप कहाँ जा रहे हैं, सी से डी, लेकिन ये करंट आपके अपोजिट चल रहा है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो क्या होगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस हो जाएगा। अब आप फिर यहां से ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन करंट आपके अपोजिट है, तो माइनस का साइन IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। फिर इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, I1Q माइनस IG इंटू क्यू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा देखो I इंटू एस, और यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 इंटू एस, और ये हो जाएगा प्लस IG इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। फिर आप देखिए I1 वाले टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, ये दो टर्म I1 के हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, इसको I1 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Q प्लस एस हो जाएगा, और यहाँ पे IG वाले टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म आपके पास हैं, तो आप ले लीजिए, चलिए माइनस IG कॉमन ले लें, तो यहाँ माइनस लिया तो Q आएगा, और इसके साथ क्या आएगा देखो बच्चों, प्लस, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस एस, और ये माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा जी, और फिर आपके पास एक कौन बचा, आई वाला बचा। आई वाले कितने टर्म है, एक ही है, माइनस आई एस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब व्हीटस्टोन बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना रहेगा, 0, तो आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां पे देखिए, when bridge is balanced, when bridge is balanced क्या हो जाएगा आपका, देखिए IG इज इक्वल टू 0। बैलेंस ब्रिज में से, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो आपका नहीं होता, IG 0 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 आपके पास ये थी, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे IG की जगह 0, तो क्या आ जाएगा देखो, I P प्लस आर माइनस
ये दोनों आई कैसे हुए हैं आपके पास? ये I1 था ना, देखिए I1P होगा और यहाँ पे आपका ये R वाला टर्म भी होगा, तो ये वाला टर्म आपका I1 आना चाहिए, ठीक है, और ये वाला आपका R वाला आ जाएगा, ठीक है। I1P आ जाएगा, I1 ये वाला टर्म I1 होगा, ठीक है, यहाँ पे I1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो गया आपके पास माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया आपके पास I1 P प्लस आर इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम बच्चों इसमें रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये आई जी वाला टर्म 0 हो जाना है, ये 0 है, 0 हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो क्या बचना है देखो I1 Q प्लस एस और यहाँ बचेगा ये 0 हो जाएगा माइनस आई एस इज इक्वल टू 0, I1 Q प्लस एस इज इक्वल टू आई एस, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर आपके पास 3 आ गई है, एक इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई है 4 आ गई है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। तो क्या होने वाला देखो P प्लस आर और यहाँ पे क्या आपके पास I1 इज इक्वल टू आई आर है और यहाँ पे क्या आपके पास देखो I1 Q प्लस एस और यहाँ पे आई एस है, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है और ये हो गया, तो यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा या I से I कैंसिल हो जाएगा। जरा से इसको हटा लेते हैं, फिर क्या क्या टर्म बचने वाला है देखो आपके, यहाँ पे P प्लस आर बचेगा, यहाँ पे Q प्लस एस इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब मल्टीप्लाई कर लो, P प्लस आर इंटू एस इज इक्वल टू आर और इधर Q प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी एस प्लस आर एस और यहाँ पे आर क्यू प्लस आपके पास हो जाएगा आर एस, आर एस से आर एस आपका कैंसिल हो गया, तो पी एस इज इक्वल टू आपके पास आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। आपको यही तो कंडीशन प्रूफ करनी थी, शुरू में यही तो कंडीशन बोली थी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपको अगर कंडीशन बनानी है तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस हो जाएगा। यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S आ जाएगा आपका R इंटू क्यू अपॉन पी। तो आप इस तरीके से अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस S को निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है, कब, जब उसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल दोनों केस में सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।